हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स को कोरिलेट किया था और हम लोगों ने अलग अलग कंडीशंस में देखा था कि किस तरह से हम लोग ये रिलेशंस लिख सकते हैं। आज हम लोग उन सारे आइडियाज के ऊपर में प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। कि दो तरह से प्रॉब्लम्स पूछा जा सकता है, एक जिसमें कि फोर्स दिया हुआ हो, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा जाए, और दूसरा होगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी दिया गया हो और हमसे फोर्स पूछा जाए। तो हम लोग इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं ये हम लोग आज देखेंगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि फोर्स हमारा गिवन है। फोर्स है हमारा अल्फा एक्स आई कैप, है ना, और इस फोर्स के लिए हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसके लिए हमें लिखना होगा कि रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना। तो यहां पर अल्फा एक कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो सेट करने पर पोटेंशियल एनर्जी में जीरो लिख रहा हूं। तो ये हमारा रेफरेंस हो गया, दिस इज द रेफरेंस या स्टैंडर्ड, जो भी तुम कह दो। और पोटेंशियल एनर्जी किसी एक्स पोजीशन पर हमसे डिमांड कर रहा है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स जो है हमारा वो एक्स डायरेक्शन में है और फोर्स एक्स कोऑर्डिनेट पर ही डिपेंड कर रहा है ना। तो हम यहां पर जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो ये है, माइनस डी यू इज एफ डॉट डी एस। तुम्हें पता होगा, हम लोग पिछले लेक्चर में इस सबको डिस्कस किए थे कि फोर्स जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में हो तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट आया था दैट इज वेरी सिंपल, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अब यहां पर देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है कि ये y वाला और ये z वाला तो अवेलेबल ही नहीं है, फोर्स तो x में ही वेरी कर रहा है। तो ये सब टर्म यहां पर खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो सिर्फ ये टर्म आया। सो माइनस डी यू इज फोर्स अलोंग एक्स इंटू डी एक्स ही आए। फोर्स अलोंग एक्स क्या कंपोनेंट है, अल्फा एक्स, है ना, इंटू डी एक्स, ये हो गया। और यहां पर मैं लिखूंगा माइनस डी यू का अल्फा एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, अल्फा कांस्टेंट है मैंने बाहर कर दिया। अब देखो मुझे रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो इसका यही ना मतलब है कि x बराबर जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यहां पर x जीरो सेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिखेंगे, और किसी आर्बिट्ररी पोजीशन x पर पोटेंशियल एनर्जी u हो गया। तो ये इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस ऑफ u इक्वल्स अल्फा, बाहर हो गया, है ही बाहर, और x dx का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से x तक इवेलुएट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी जो यहां हमको मिलेगा ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू। सो दिस इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विथ एक्स। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब देखो कि अगर मैं इसमें फोर्स को बदल देता तो उसी तरह से अकॉर्डिंगली ये बदलता चला जाता, है ना। या मैं रेफरेंस यहां पर अलग कर लूं कि मान लो मैं कह रहा हूं कि x इक्वल्स एक्स नॉट पर पोटेंशियल एनर्जी u नॉट है, तो यहां x नॉट पुट करते, यहां पर u नॉट पुट करते और अकॉर्डिंगली ये चेंज कर देता है ना। चलो मैं अब एक दूसरा प्रॉब्लम ले रहा हूं। मैं अभी भी फोर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, अल्फा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। अब कह रहा है कि ये फोर्स जो है ना वो एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है ना। और पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो जीरो, यानी ओरिजिन पर कितना ले लिया गया है, जीरो ले लिया गया है। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू। और तुमसे पूछ रहा है कि किसी आर्बिट्ररी पोजीशन एक्स वाई पर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये डिमांड कर रहा है। तो फिर हम लोग यहां पर यही रिलेशन यूज करेंगे, लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि एक्स वाला और वाई वाला तो है, एक्स में और वाई में तो है हमारे पास फोर्स, लेकिन जेड वाला नहीं है।
सो इस बार मैं लिखूंगा माइनस डी यू इज एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। ये हो गया फोर्स कंपोनेंट अलोंग एक्स, फोर्स कंपोनेंट अलोंग वाई। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स अलोंग एक्स कितना है, अल्फा एक्स डी एक्स प्लस अल्फा वाई डी वाई, है ना। अब देखो ये बड़े आसानी से हम लोग यहां पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये लिया और ये लिया, अलग अलग किया, यहां इंटीग्रेशन। अब क्या दिया हुआ है, x0 और y0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये रेफरेंस है, x0 और y0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पर निकालना है, ये y x पर पोटेंशियल एनर्जी मान लो u होगा, तो इसको यहां इंटीग्रेट करोगे तो u विल गेट माइनस u, अल्फा बाहर हो गया, इनफैक्ट दोनों में तो मैंने बाहर कर दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट करके आएगा तो u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई कितना आया, माइनस अल्फा बाई 2 कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी वैरीज इन प्लेन। कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, है ना। तो इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट बी केयरफुल फॉर द रेफरेंस। इफ यू चेंज द रेफरेंस, ये इंटीग्रल वैल्यू चेंज कर जाएगा अकॉर्डिंगली, है ना। तो रेफरेंस भी सुटेबल लिया जाता है। तो पहले लेक्चर में मैंने इस सब पर डिस्कशन किया है कि जीरो हर वक्त नहीं लिया जा सकता है, लेकिन लिया जा सकता है, और जिस सिचुएशन में लिया जाएगा तो कैसे हम लोग उसको हैंडल करेंगे ये हमने बताया था। तो अगर वो सब चीज जानना है तो फिर फर्स्ट लेक्चर देखो इसका, फिर इस पढ़ा। ओके, अब हम लोग इसमें कुछ और प्रॉब्लम जोड़ते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जो फोर्स लिया था ना, इसमें कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व है, एक्स वाई, इसमें हम जेड भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक्सटेंशन हो जाएगा इसका। फिलहाल मैं वो करना नहीं चाह रहा हूं। आओ अभी इसमें हम लोग कुछ और जोड़ते हैं। अब की बार जो मैं फोर्स ले रहा हूं, ये देखो, अभी भी मैं वही एक्स वाई वाला लेता हूं पहले, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, अभी क्या है कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड कर रहा है, और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो वाई कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैंने इसको क्रॉस टर्म बना दिया, ये हो गया वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, उलट गया टर्म। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो जाता है, और अक्सर इसमें गड़बड़ी होने का चांस रहता है। तो इसको कैसे हम लोग डील करेंगे, ये देखो। तो मैं यहां पर फिर लिखूं कि, और पोटेंशियल एनर्जी पहले देखना होगा कि ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया गया, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू, और पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स एंड वाई हमसे डिमांड कर रहा है इस नए प्रॉब्लम में। तो हम क्या करें, यहां पर तरीका तो वही होगा ना। तो ये हो गया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई माइनस ऑफ डी। एफ एक्स कितना, तो देखो यहां पर, अच्छा अल्फा है तो अल्फा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसी से मिलता जुलता हम लोग ले लें, अल्फा इज अ कांस्टेंट। तो एक्स में फोर्स कितना है, तो एक्स में फोर्स है अल्फा वाई, और वाई में फोर्स कितना है, अल्फा एक्स, है ना, ये हो गया। तो यहां पर क्या दिक्कत आया कि यहां पर हमें क्रॉस टर्म मिला है। अब देखो, अगर तुम अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें इस तरह का फॉर्मेट आएगा, अल्फा कॉमन ले लिया तो वाई डी एक्स का इंटीग्रल मिलेगा और फिर एक्स डी वाई का इंटीग्रल मिलेगा। अब ये परेशानी है कि अगर मैं इसे अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा तो हमें यहां जानना पड़ेगा कि वाई एक्स पर कैसे डिपेंड करता है, और यहां जानना पड़ेगा कि एक्स वाई पर कैसे डिपेंड करता है। यानी y एज ए फंक्शन ऑफ x या x एज ए फंक्शन ऑफ y हमें जानना पड़ेगा, यानी हमें पाथ जानना होगा। सो ये एक पाथ डिपेंडेंट फोर्स हो जाएगा, दिखता है ऐसा, इट सीम्स टू बी, बट ऐसा है नहीं। ये कैसे पता चलेगा कि ऐसा है नहीं, है ना। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या करना है, जब भी ऐसे कपल्ड टर्म्स मिल जाए या क्रॉस टर्म मिल जाए, है ना, ऐसे रिलेशंस कपल्ड रिलेशन कहलाते हैं। इसमें रिलेशन कपल्ड नहीं है, देखो गौर से, x का x के साथ इंटीग्रेशन, y का y के साथ इंटीग्रेशन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है y का x के साथ, x का y के साथ, तो हम लोग कहते हैं ये कपल्ड है ना। तो जब इस तरह का कपल्ड या क्रॉस टर्म मिल जाए तो तुम्हें एक चीज देखना होगा, वो क्या चीज है कि ये क्या परफेक्ट डिफरेंशियल है या नहीं।
हाउ कैन यू चेक इट कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं? बहुत आसान है। करना क्या है, यहां देखो, जैसे इसका अलग इंटीग्रल और इसका अलग इंटीग्रल निकालो, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि क्रॉस टर्म्स जो होंगे, क्रॉस ये जो होगा वेरिएबल जो होगा उसको कांस्टेंट मानना। जैसे y dx में इंटीग्रेशन किसके टर्म में करना है? x के टर्म में। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ x है, तो x के अलावे क्या है? यहाँ y है, तो y को सपोज करो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। dx का इंटीग्रल क्या होगा? x, कांस्टेंट मत डालना। अब देखो यहां पर x dy का कर रहे हैं, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है? y है ना? तो y के अलावे यहां कौन है? x है, तो x को सपोज करो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। dy का इंटीग्रल क्या हो गया? y। नाउ लुक एट द इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म्स, तो क्या मिला हमको? ये yx और ये xy, यानी दोनों सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम हो जाएगा, दोनों का इंटीग्रल, उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना इसको कंजर्वेटिव नेचर का बनाता है, ये कंजर्वेटिव हो जाएगा फोर्स। तो यहां तो तुमको चेक नहीं करना है कंजर्वेटिव है या नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर तो दे ही रहा है कि कंजर्वेटिव है, बट ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल की हमें जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म हमें अलग अलग मिलेगा, इंटीग्रल जब नहीं रखे हैं तब, वो होगा डिफरेंशियल ऑफ इसी इंटीग्रल का, एक्स वाई का ही ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। समझ रहे हो? तो यानी यहां पर जो हम लोग लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अल्फा बाहर कर दिया तो y dx प्लस एक्स dy, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अल्फा डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। क्योंकि एक्स वाई का डिफरेंशियल लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, एक्स बार डिफरेंशियल ऑफ वाई प्लस वाई बार डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ये हो गया। तो वही टर्म आया, तो ये आ गया, ये हो गया मेरा माइनस डी। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ध्यान से देखना, अल्फा कांस्टेंट है, बाहर हो गया, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रल। अब इसको सोचो, जैसे तुम लिखते हो इंटीग्रल ऑफ डीएक्स, तो क्या लिखते हो तुम? एक्स प्लस सी। अगर मुझे कांस्टेंट नहीं लिखना है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, तो इंटीग्रल ऑफ डीएक्स इज एक्स, तो जो भी लिमिट होगा डाल देंगे, लिमिट नहीं है तो सी कांस्टेंट डाल देते हैं। सो डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर? सिंपली साइन थीटा। डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रल करना है ना, तो जहां हम लोग जो ये करते हैं, तो ये जिसका डिफरेंशियल होगा वही इंटीग्रल वैल्यू हो जाना है। तो डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स विल बी इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स विल बी साइन एक्स या साइन थीटा, जो भी लिखे। तो यहां पे हम लोग ये चीज बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखो कि ये क्या है? जीरो, तो x कोऑर्डिनेट जीरो, y कोऑर्डिनेट जीरो, दोनों जीरो जीरो, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो। और x और y ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? u हो गया। तो मैं यहां लिखूंगा माइनस ऑफ u बराबर अल्फा बाहर, और इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा? सिंपली एक्स वाई, जीरो जीरो से एक्स वाई हो गया। तो ये कितना हम लोग लिखेंगे? सिंपली अल्फा इंटू एक्स वाई। तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा? माइनस अल्फा एक्स वाई हो गया। ये रिलेशन है ना? अब देखो इसमें मैं एक सवाल और करूंगा, जिसमें हम लोग इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को थोड़ा और बेहतर तरीके से चेक करेंगे। फोर्स में लिख रहा हूं 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, और पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन 0 0 पर 0 ले लिया गया है, यही तुम्हारा स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई पर तुमसे डिमांड कर रहा है। सो क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम? सो इट्स वेरी इजी, माइनस डी यू इज, क्या लिखेंगे? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई बचेगा, क्योंकि प्लेन में है तो यही आएगा। और एफ एक्स कितना है? तो x का कंपोनेंट तो ये है ना फोर्स का, कितना? 2xy इंटू डी एक्स हो गया, और y कंपोनेंट फोर्स का कितना है? एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर डी वाई हो गया। अब मुझे ये यहीं पे जो करना है, सेटलमेंट करना है, तो वी हैव टू लुक एट कि ये क्या है?
देखो तो क्रॉस टर्म मिल रहा है, कपल्ड टर्म्स मिल रहा है। तो इन कपल्ड टर्म्स जब भी देखा तो पहले चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं। हाउ टू चेक इट, चलो चलो जरा गौर से देखते हैं। यहां पे मैं चेक करता हूं इसको। यहां पर इसको इंटीग्रेट करोगे तो किसके टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स के टर्म में। एक्स के अलावे कौन है, 2 और y बाहर करो, 2y बाहर कर दिया, बचा क्या, x dx का इंटीग्रल कितना होगा, x²/2। दूसरा टर्म लिखो, y के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है, तो y के अलावे कितना है, x², बाहर करो x² का, और dy का इंटीग्रल क्या लिखोगे, y लिखोगे, कांस्टेंट नहीं डालना है। अब देखो क्या ये दोनों टर्म सेम है या नहीं है, तो यहां क्या आया है, y इंटू x², यहां क्या आया है, x² इंटू y, तो दोनों तो एक ही टर्म है ना, x² y या y x²। तो इसका मतलब ये किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यहीं पे आ गया, x² y का ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। ओके, ये देखो बड़े आसानी से हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा ना, माइनस ऑफ du इक्वल्स डिफरेंशियल ऑफ x² y। बहुत इजी है। अभी मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मैं लिखूंगा डिफरेंशियल ऑफ x² y का इंटीग्रल। अब देखो मैं लिमिट कैसे लगाऊंगा, तो मेरा जो रेफरेंस है वो क्या है, x0 y0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और यहां पर गौर करके देखो क्या होगा, x और y पर कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो u हो जाएगा, तो माइनस ऑफ u बराबर क्या हो गया, और इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, सिंपली x² y हो जाएगा, 0 से xy तक। तो ये क्या हो जाएगा, सेट करोगे तो आएगा x² y, है ना। तो u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई कितना हो गया, माइनस x² y हो गया। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत है ना। तो ये हमारा कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकलता है, खास करके ये खतरनाक सवाल है ये सब, है ना, इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो कैसे हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसमें सेलेक्ट करेंगे, ये देखना बहुत जरूरी होता है। चलो, अभी तक हम लोगों ने फोर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है। अब मैं फोर्स को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाना चाहता हूं, तो मैं फोर्स को लिख रहा हूं एज अ फंक्शन ऑफ आर। ओके, तो मैंने लिखा फोर्स है k/r² r कैप, और यहां पर k क्या है हमारा, कोई कांस्टेंट है, और पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर 0 लिया गया, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, और हमसे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन r डिमांड कर रहा है। सबसे ज्यादा जो है इस तरह का फोर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फिजिक्स में ये है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्स क्या है, इनवर्स स्क्वायर। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्या होगा, कभी माइनस रहेगा कभी प्लस रहेगा। ऐसे फोर्स नेचर में हमें कहां देखने को मिलेंगे, है ना। दो फोर्स ऐसे हमारे पास है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो अभी हम लोगों ने देखा भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्स इसी फॉर्म का है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो अब इस केस में किस तरह का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म आएगा, ये हमें चेक करना है। तो हम लोग कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, सेम वे यहां पर मैंने बताया था, माइनस ऑफ du इज, लिखेंगे ऐसे ही f.ds, लेकिन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ r इंटू dr, है ना, या सिंपली यू कैन राइट इट लाइक दिस, fr/dr, यानी फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इंटू dr, ये बन जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा माइनस ऑफ du बराबर फोर्स का रेडियल कंपोनेंट कितना है, k/r² इंटू dr हो गया, और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस ऑफ du को इंटीग्रेट करेंगे, k बाहर हो जाएगा, gr/r² हो जाएगा, यहां भी इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो यहां पर कि मुझे रेफरेंस सेट करना है, तो इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि r बराबर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो सेट करो r को इन्फिनिटी सेट करो, पोटेंशियल एनर्जी 0 सेलेक्ट करो। ये आर्बिट्ररी r पर पोटेंशियल एनर्जी u है, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ u बराबर
के बाहर। और इसका जो तुम इंटीग्रल लिखते हो ना वो कितना होता है माइनस ऑफ 1/r, ये इन्फिनिटी से आर तक। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखो के कॉमन किया, यहां माइनस है, ये माइनस मैंने बाहर कर दिया, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस, ये बाहर। तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी विल बी 0, माइनस माइनस हट गया। तो u एज ए फंक्शन ऑफ r कितना आया, k अपॉन r। अब देखो ये बहुत सिंपल रिलेशन है, u एज ए फंक्शन ऑफ r इज k अपॉन r, इनवर्स रिलेशन आ गया है ना, u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, स्क्वायर लो, इनवर्स स्क्वायर लो, ये इनवर्स लो हो गया है ना। पोटेंशियल फोर्स में कैसा है, इसमें फोर्स है इनवर्स स्क्वायर लॉ है, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, इनवर्स लॉ है ना, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी इनवर्स लॉ हो जाता है। अब देखो बड़ा सिंपल है, यहां पर अगर प्लस आएगा फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी में भी प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में भी माइनस आएगा विद दिस रेफरेंस, है ना। अब आओ इसमें हम लोग एक और सवाल करते हैं जिसमें ये रेफरेंस नहीं सिलेक्ट हो पाएगा। तो मैं फोर्स लिख रहा हूं k अपॉन r, तो मैं फोर्स लिख रहा हूं जैसे k अपॉन r क्या है ना, फोर्स ही हमारा इनवर्स लॉ है ना। अब इसमें क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी तुम इन्फिनिटी पे 0 सेलेक्ट नहीं कर सकते इस कंडीशन में, ये सब मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है इसके पोटेंशियल एनर्जी वाले, तो जाकर के वहां पर तुम इसको देख सकते हो। तो यहां पर मैं कैसे करता हूं वो भी मैंने वहां पे बताया है। तो मैंने यहां लिखा कि u एट r नॉट इज u नॉट, दिस इज द स्टैंडर्ड और रेफरेंस वैल्यू। तो पूछ रहा है u एट r कितना लिखोगे, तो मैं यही करूंगा, माइनस ऑफ du बराबर f डॉट ds, और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा f r dr हो जाएगा, है ना। सो माइनस ऑफ du और एफ आर क्या है रेडियल डायरेक्शन में, k अपॉन r इंटू डी आर हो गया। अब ये मैं बड़े आसानी से इसको सेट कर सकता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दें, माइनस ऑफ डी यू इज k इंटीग्रल ऑफ डी आर अपॉन r। तो r को जब मैं r नॉट लिख रहा हूं तो यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को u नॉट लिख रहा हूं, ये जब r होगा तो यहां पोटेंशियल एनर्जी u हो जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा माइनस ऑफ u माइनस u नॉट, दैट इज हेयर k, और ये हो जाएगा यहाँ पर लॉन r, और लिमिट हम लोग ले लेंगे r नॉट टू r। तो यहां हो गया k लॉग नेचुरल लॉन, है ना, r बाय r नॉट हो जाएगा। अगर मैं इस माइनस को यहां पर इसको एब्जॉर्ब कर दूं तो ये लिमिट उलट जाएगा यार, तो ये हो जाएगा u माइनस u नॉट विल बी k लॉन r नॉट बाय r, और u एज ए फंक्शन ऑफ r हो जाएगा u नॉट प्लस k लॉन r नॉट बाय r। सो दिस इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कंजर्वेटिव फोर्स वेरीज इन नेचर। ये सेंट्रल फोर्स है, और जितने सेंट्रल फोर्सेस होते हैं सब कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, इसलिए ये भी कंजर्वेटिव नेचर का है। तो देखो इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं किया कहीं पे, है ना, ये यहां पर पॉसिबल नहीं। अब देखो तो इस तरह के सवाल हम लोग बड़े आसानी से इसमें बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें कुछ बदलाव करता हूं। अब फोर्सेस में एक सवाल और कर सकता था मैं इसमें, फोर्स को मैं फंक्शन कर दूं r और थीटा का, है ना, ये एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। मैं इसमें लिखता हूं कि ये है अल्फा r वेक्टर प्लस बीटा अपॉन r साइन थीटा, थीटा क्या, ये रेडियल डायरेक्शन है और ये टेंजेंशियल नहीं है, थीटा कैप है, थीटा डायरेक्शन, थीटा एक्सिस, या आर एक्सिस या थीटा एक्सिस, सिमिलरली जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहते हैं। या अगर हमें और नाम देना है तो इसको रेडियल एक्सिस कहते हैं और इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। तो रेडियल और ट्रांसवर्स में फोर्सेस है इन दिस सिचुएशन, और हमें दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी एट 0 एंड पाई बाई 2,
पोजीशन ओरिजिन और एंगल कौन सा 90 डिग्री पर ये पोटेंशियल एनर्जी लिया गया 0। तो मांग रहा है पोजीशन आर और एंगल थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। अब हम लोग ऐसे ही लिखते हैं जैसे पहले लिखते थे माइनस ऑफ डी यू इज एफ डॉट डी एस, लेकिन ये रिजल्ट कैसा आएगा, इट विल एफ आर डी आर प्लस एफ थीटा और यहां पर हो जाएगा आर डी थीटा। ओके, तो ये कितना आया, रेडियल डायरेक्शन में है अल्फा आर डी आर प्लस, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो गया बीटा अपॉन आर इंटू साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। हो गया, तो यहां आर और आर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ डी यू इज अल्फा आर डी आर हो गया प्लस बीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा हो गया। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद द प्रॉपर लिमिट। अब देखो मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर थीटा जब मैं π/2 पुट करूं और आर में जब 0 पुट करूं तो पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंगली 0 हो जाता है, और थीटा जब मैं थीटा रखूं आर्बिट्ररी पोजीशन में आर्बिट्ररी आर रखूं तो पोटेंशियल एनर्जी आर्बिट्ररी यू आ गया। तो माइनस ऑफ यू इज है अल्फा बार, इसका इंटीग्रल हो जाएगा r²/2 और यहां पर बीटा बार, और साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कहां से कहा था π/2 से थीटा तक। तो ये यहां भी लिमिट डाल दो 0 से r, तो मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ यू इज अल्फा r² माइनस ऑफ बीटा, और यहां क्या हम लोग लिख रहे हैं, यहां माइनस इधर बाहर कर दिया तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस π/2। तो कॉस π/2 90 डिग्री होता है, ये 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, माइनस यू बराबर अल्फा r² माइनस बीटा कॉस थीटा। तो मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, बहुत सिंपल वे में लिख सकता हूं कि u एज अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। मैं यहां लिखूं ऊपर, मैं यहां लिख सकता हूं u एज ए फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। ये माइनस साइन यहां से हटा दो, इधर डाल दो, तो ये हो गया माइनस अल्फा r²/2 और ये प्लस हो जाएगा प्लस बीटा कॉस थीटा। सो दिस इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी वेरीज इन पोलर स्पेस, पोलर प्लेन, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब फोर्स अलग अलग तरीके से फंक्शन हो स्पेस कोऑर्डिनेट्स के, चाहे कार्टेशियन में चाहे पोलर में, तब हम किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, है ना। अब हम ठीक इसका उल्टा करेंगे, जब पोटेंशियल एनर्जी हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन हो, चाहे पोलर में चाहे कार्टेशियन में, तब हम फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसके लिए हम लोग सबसे पहला जो सवाल चुनते हैं वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है α/x³। पोटेंशियल एनर्जी क्या, x² कर देते हैं, सुविधा। पोटेंशियल एनर्जी इज α/x² वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। तो पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा यहां पर। तो हम यहां पर इस स्थिति के लिए पहले से बताए हुए हैं कि क्या होगा, फोर्स बराबर माइनस ऑफ डी यू डी एक्स, यानी डेरिवेटिव इसका ले लेना है, वेरी सिंपल। माइनस ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा -2α/x³। तो ये हो गया हमारा फोर्स इक्वल्स 2α/x³। अब ये फोर्स अपना कैसा आया, पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव आया है यहां पर साइन, इसका मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो वी कैन राइट द फोर्स एज 2α/x³ आई कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्स। अब देखो एक सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल हम ये ले रहे हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी किसी एक कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं है, ये और भी कोऑर्डिनेट जैसे एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भाई, तो ये है अल्फा
और यहां पर लिखा अल्फा ले लिया और ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर हमने दे रखा है कि अल्फा है हमारा कांस्टेंट। अब देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें इस केस में क्या करना है, फोर्स एक्स में भी देखना है, वाई में भी देखना है और जेड में भी देखना है। तो इसके लिए जो हमने बताया था रिलेशन कि फोर्स अलोंग एक्स जो लिखोगे ये होगा माइनस डेल यू डेल एक्स, यानी हम लोग ग्रेडियंट चले जाएंगे और ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने बताया था कि u को जब तुम x के साथ डिफरेंशिएट करोगे ना, है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन देखे थे, तो उसी तरह से ये जब मैं u को x के साथ डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो x के अलावे जो भी इन्वॉल्व होगा सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो यहां पर देखो माइनस अल्फा बाहर हो गया। अब मैं x के साथ डिफरेंशिएट इसे करूंगा तो x के अलावे कौन है, y को कांस्टेंट मानूंगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर तो y z दोनों कांस्टेंट है तो उसके डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे 0, प्लस zx में x के अलावे कौन है, z कांस्टेंट हो जाएगा बाहर और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हमको मिला। तो ये मिला मुझे माइनस अल्फा y प्लस जेड हो गया। ओके, फोर्स अलोंग y में क्या लिखूंगा, माइनस डेल यू डेल y, फिर मैं माइनस अल्फा को बाहर करता हूं और फिर मैं y के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो y के अलावे कौन है x को कांस्टेंट मानेंगे, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। yz में कौन है, z है, बाहर कर दिया और y का डेरिवेटिव 1 हो गया। और zx टर्म जो है y के अलावे zx, इसमें y इन्वॉल्व है ही नहीं तो ये पूरा कांस्टेंट होगा और इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये टर्म हम लोग लिखेंगे ही नहीं। अब ये हो जाएगा माइनस अल्फा x प्लस जेड। ओके, सो फोर्स अलोंग जेड भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल यू डेल जेड, ये कितना होगा, माइनस अल्फा बाहर हो गया। अब गौर करके देखो यहां पर कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है, तो इसमें क्या होगा कि जेड के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव 0 हो गया, लिखेंगे नहीं। वाई जेड में जेड के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, y को बाहर कर दिया और प्लस zx में z के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को बाहर कर दिया, z का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस अल्फा x प्लस वाई। सो दिस आर थ्री टर्म्स, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। तो अलग अलग कंपोनेंट मिल गया हमें। अब देखो अब ये प्रॉब्लम बेहद आसान हो गया है ना, कैसे, तो मैं लिखूंगा यहां पर फोर्स इक्वल्स फोर्स अलोंग एक्स आई कैप प्लस फोर्स अलोंग वाई जे कैप प्लस फोर्स अलोंग जेड के कैप, है ना। अब एक्स के अलोंग फोर्स कितना, तो एक्स के अलोंग फोर्स कितना है, देखो मैं माइनस अल्फा सबका कॉमन कर लेता हूं तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड इंटू आई कैप, और जे में कितना हो गया, माइनस अल्फा कॉमन है तो एक्स प्लस जेड इंटू जे कैप, और इसमें क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू के कैप, है ना, ये हमको मिला। सो दिस इज हाउ फोर्स वैरीज विथ एक्स वाई एंड जेड। तो फोर्स जो एक्स वाई जेड पर डिपेंड करेगा वो ऐसे, है ना। अब इसी में अगर एग्जामिनर हमसे कहे कि बताओ फोर्स हमें चाहिए 1 1 1 कोऑर्डिनेट पे, तो वेरी सिंपल, एक्स को 1 वाई को 1 जेड को 1 सेट कर दो, तो माइनस अल्फा 1 प्लस 1 हो गया 2 आई कैप, प्लस 1 प्लस 1 हो गया 2 जे कैप, 1 प्लस 1 हो गया 2 के कैप, है ना। तो ये हो गया माइनस 2 अल्फा बार आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। सो दिस इज हाउ फोर्स वैरीज। कोई दिक्कत नहीं, बात आई समझ में। तो ये कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, यही इसमें कैच है, कैसे इसको हम लोग डील कर सकते हैं। तो ये हमें लर्न करना होता है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, केवल ध्यान रखना है कि जिसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो उस कोऑर्डिनेट वेरिएबल के अलावे बाकी को कांस्टेंट यूज करना है, दैट्स ऑल। चलो अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें चूज करने वाले हैं वो पोलर में शिफ्ट कर जाते हैं हम लोग। तो मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, U जो है इट इज अल्फा बाय आर स्क्वायर, है ना, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। पोलर फॉर्म में आ गया। तो यहां पर जो मैं फोर्स लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डी यू डी आर,
ये टोटल डेरिवेटिव है क्योंकि यू केवल और केवल आर पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बाहर हो गया, 1/r² का डेरिवेटिव 2/r³ होगा विथ माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2α/r³। सो फोर्स जो होगा हमें पता चल गया पॉजिटिव है, मतलब फोर्स रेडियली आउटवर्ड है, तो फोर्स को लिखेंगे 2α/r³ r कैप। दिस विल बी द फोर्स, है ना। अब देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी को एक और नए फॉर्म में देखता हूं। मैं पोलर में अभी केवल आर का फंक्शन था, मैं कह रहा हूं कि आर और थीटा दोनों का फंक्शन है। चलो एक सवाल इसके भी कर लेते हैं। ये मैंने लिया a cos θ/r², है ना, और इसमें कोई कांस्टेंट लगा भी दे, ना भी दे तो भी चलेगा, लेकिन एक लगा दिया मैंने। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है तो पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा। ओके, तो यहां पर फिर पोलर फॉर्म में दो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, एक आर पे दूसरा थीटा पे। तो चलो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी मैंने बताया था, तो फर्स्ट लेक्चर में जाकर के देख सकते हो कि मैंने इसके लिए क्या बताया था कि एफ रेडियल होगा माइनस डेल यू डेल आर, है ना। तो आर के साथ डिफरेंशिएट जब करेंगे तो बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, तो a cos थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा यहां माइनस a cos थीटा बाहर हो गया, और 1/r² का डेरिवेटिव हो गया माइनस 2/r³, और b कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हमको कितना मिला, 2a cos θ/r³, है ना। और फोर्स जो हम टेंजेंट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देखेंगे, थीटा डायरेक्शन में देखेंगे, ये मैंने बताया था माइनस डेल यू बाय आर डेल थीटा, ये होगा, यानी माइनस 1/r पहले ही बाहर कर लो और डेल यू डेल थीटा करेंगे तो यहां भी 1/r² बाहर हो जाएगा, और a cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस a sin थीटा हो गया, और फिर b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया a sin θ/r³। चलो, तो ये हम लोगों ने यहां पर देखा कि रेडियल डायरेक्शन का फोर्स कंपोनेंट और ट्रांसवर्स डायरेक्शन का फोर्स कंपोनेंट मिल गया, तो फोर्स को मैं लिखूंगा एफ रेडियल आर कैप प्लस एफ ट्रांसवर्स डायरेक्शन थीटा कैप। तो रेडियल कंपोनेंट हो गया 2a cos θ/r³ r कैप, और ये हो गया a sin θ/r³ थीटा कैप। तो यहां पर मैं कुछ कॉमन कर सकता हूं, जैसे मैं a/r³ कॉमन कर सकता हूं, तो ये हो गया 2 cos θ r कैप प्लस sin थीटा कैप। So this is how force varies in a polar plane। ध्यान से देखो, पोलर प्लेन में हमारा फोर्स ऐसे वैरी करता है ना। सो हमने क्या किया, यहां पर हर तरह के जो पॉसिबल फॉर्म्स हैं उसको मैंने एक एक रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम, इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स यहां पर डील किया। इससे अलग भी कुछ वेरिएशंस डाल सकता है, लेकिन मेथड्स हमारे पास यही है, ऐसे ही हमको इसके प्रॉब्लम्स को करने हैं, है ना। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोरिलेट करेंगे और उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।